क्रिमिनल्स ने क्या कर रखा है, सबको डिवाइड कर रखा है। उन्हें पता है किसको क्या चाहिए। जैसे ओल्ड एज होम है, जो ओल्ड एज वाले जो लोग होंगे, जो पर्सन्स होंगे, उनको वो टारगेट करते हैं पेंशन के नाम पे। फिर बच्चों को ये गेमिंग के थ्रू वो टारगेट करते हैं कि उनसे ऐसा गेम डाउनलोड करवा लेंगे, या वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं तो उन्हें वही गेम दिखाएंगे जिस तरह का बच्चों का सोच होता है। 10-15 साल से उसी के ऊपर अवेयरनेस चला रहे हैं कि OTP शेयर मत करिए, या आपकी तिजोरी का एक चाबी है। हाँ। अब लोग सोचते हैं कि ये इजी एज में आधार कार्ड से क्या होगा, क्योंकि मेन चीज़ लोगों को लगती है जो हमारे बायोमेट्रिक्स हैं वो सेफ हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस अकाउंट्स में आपकी सेविंग्स वगैरह हैं उसको कहीं भी कनेक्ट मत करिए। अगर वो मम्मी का अकाउंट है तो उसका आधार से आप अपना जो भी आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन है वो ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कोई यूज़ नहीं कर पाएगा जब तक आप वहाँ जाके अपने बायोमेट्रिक्स को ऑन नहीं करेंगे। या इस तरह के केसेस भी आते हैं कि इंस्टाग्राम पे आपने मुझे एक वो भेजा कि मेरी ये वीडियो ट्रेंड करवानी है, इस वीडियो को आप लाइक करो और शेयर करो, मैंने इस कंपटीशन में भाग लिया है। अब मैंने जैसे ही वो लिंक खोला, उसने क्या हुआ, मेरा क्रेडेंशियल्स मांग लिए। अगर मुझे आपको वोट करना है तो मुझे अपना इंस्टाग्राम का ID पासवर्ड जाके दूसरे पेज पे लॉगिन करना पड़ेगा। अब वो पेज था फिशिंग पेज। जैसे ही मैंने वहाँ पे डाले वैसे ही बाईपास होके मेरा इंस्टाग्राम जो है वो हैक हो गया। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। हर उम्र का इंसान डिजिटली जुड़ा हुआ है पूरी दुनिया से। बैंकिंग से लेकर रिश्तों तक सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। लेकिन जितनी तेजी से हमारा डिजिटल एक्सेस बढ़ा है, उतनी ही खतरनाक रफ्तार से साइबर अपराध भी बढ़े हैं। एक क्लिक की गलती लाखों का नुकसान बन सकती है। एक भावनात्मक भरोसा जिंदगी की सबसे बड़ी ठगी में तब्दील हो सकती है। ऐसे समय में जरूरत है जागरूकता की, समझ की, साइबर सुरक्षा की असली सच्चाई जानने की। हमारे साथ है रिनाउंड साइबर सिक्योरिटीज एक्सपर्ट कामाक्षी शर्मा जी। आपका स्वागत है कामाक्षी। थैंक यू सो मच मैम फॉर कॉलिंग मी। इट्स सो नाइस टू हैव यू हियर, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक को लेके बैठे हैं इससे हर किसी को अवगत होना चाहिए। एवरीवन शुड बी अवेयर, क्योंकि जितनी रफ्तार से हम समझ ही नहीं पाते, रोज कुछ नया होता है। एग्जैक्टली। तो भारत में अगर हम अपने देश की बात करते हैं जी। तो सबसे ज्यादा खतरा किस तरह के फ्रॉड से है? अगर हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है उस अकॉर्डिंगली देखें तो क्रिमिनल्स ने क्या किया, शिफ्ट कर लिया है। पहले के ज़माने में चोरी करनी होती थी तो वो रैकी करते थे, टारगेट के पास जाते थे, उसके एरिया में आना इम्पोर्टेंट था, एक पूरा उनका वर्क लगता था। अब जब से साइबर दुनिया में एक तरह से कहें डिजिटल दुनिया बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो क्रिमिनल्स के लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि वो ऑनलाइन हवा में एक तीर फेंकते हैं। जैसे एक होता है ना बल्क मैसेजेस, वो हम सबके पास आते हैं। कुछ लोग उसमें फंस जाते हैं, कुछ लोग जो अवेयर होते हैं वो बच के निकल जाते हैं। अब क्रिमिनल्स की बात करें, जो आपका क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा टारगेटेड कौन है, तो क्रिमिनल्स ने क्या कर रखा है, सबको डिवाइड कर रखा है। उन्हें पता है किसको क्या चाहिए। जैसे ओल्ड एज होम है, जो ओल्ड एज वाले जो लोग होंगे, जो पर्सन्स होंगे, उनको वो टारगेट करते हैं पेंशन के नाम पे। ओके। क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ ये 60+ है, इनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर इनकी पेंशन आ रखी होती है, और ये टैक्स से भी इतने नहीं होते हैं, इतने अवेयर नहीं होते हैं। और जब से गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन कर दिया है कि KYC आपकी ऑनलाइन होनी है, आप अमाउंट ट्रांसफ़र ऑनलाइन कर सकते हो, तो सबसे पहले अगर इनको बड़े अमाउंट के लिए टारगेट करना पड़ेगा तो ये श्योर है कि अगर 60+ वालों को टारगेट करोगे तो उनके पास 20 लाख 50 लाख ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर बच्चों को ये गेमिंग के थ्रू वो टारगेट करते हैं कि उनसे ऐसा गेम डाउनलोड करवा लेंगे, या वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं तो उन्हें वही गेम दिखाएंगे जिस तरह का बच्चों का सोच होता है। अब हम क्या है, अगर आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम बात करें बैडमिंटन की, अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो हम आपका फेवरेट स्पोर्ट्स बैडमिंटन है, उसकी बात करें तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वहाँ से उस चीज़ से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आने लगेंगी। मतलब कि अगर मैं और आप यहाँ बैडमिंटन की बात कर रहे हैं और इस वक्त मेरा फोन ऑन है, हाँ जी, तो जो हम कहते हैं कि हमारा फोन हर वक्त हमें सुन रहा होता है, हमेशा सुन तो रहा क्या होता है। वास्तव में सुन रहा होता है? क्योंकि देखिए, मैं ये नोटिस करती हूँ कि अगर मैंने बात किया शिमला में किसी रिजॉर्ट की, जी आप फोन खोल के देखेंगे वही रिजॉर्ट आपको दिख रहा जी, होगा। अचानक से आप गेम भी खेल रहे होंगे या इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल करेंगे ना कोई वहाँ के रिजॉर्ट का एक अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। सो क्या है, फ़ोन का माइक्रोफोन हमेशा ऑन रहता है। हम कितना भी कह लें कि हमने सेटिंग्स में जाके उसे ऑफ कर दिया है, फ्लिपकार्ट के लिए, अमेजोन के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए,
किसी भी एप्लीकेशन के लिए। जो एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में चांसेस हैं कि वो माइक्रोफोन से हमारा डाटा सुनते हैं, और डाटा हम लोग कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। इंडिया में इंटरनेट इतना सस्ता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो फ्री है। हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, वो सारा डाटा कुछ ही मिनट में इन लोगों के पास पहुंच जाता है, जो बड़े बड़े कंपनीज वाले हैं। और वहीं से इनका पूरा गेम शुरू होता है। तो जैसे हम कह रहे थे पेंशन के लिए वहाँ टारगेट करेंगे, कोई बच्चा जॉब ढूंढ रहा है तो उसे जॉब रिलेटेड फ्रॉड में फंसा देंगे, हाउसवाइफ हैं तो उन्हें शॉपिंग्स में टारगेट कर देंगे, वो फेसबुक पे ऐड दिखाने लगेंगे साड़ीज़ के, ये सारे तो बहुत स्पेसिफिकली चल रहे हैं ये लोग। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे इंडिया में जो आज कह रहे हैं ना कि साइबर क्राइम अभी हर साल 200 से 300% बढ़ रहा है, और बहुत सारा अनरिपोर्टेड जाता है। जैसे अगर किसी महिला के साथ फ्रॉड हो गया, लाइक वो ऑनलाइन गई, उन्होंने किसी से दोस्ती करी, दोस्ती करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया, उन्हें अनसेफ फील हुआ, तो अब AI आ गया, वो उसकी फोटोज तो देख सकते हैं, अगर वो उनकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड है, फोटोज उठा ली, मॉफ्ट कर दी, बाकी दोस्तों को भेजने की धमकी देने लगे। तो जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा हमारा मार्केट में बिका हुआ है। हम लोगों के लिए कुछ भी फ्री नहीं है, हम लोगों को लगता है हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ये अच्छा, हम कितना भी टेक सावी हो जाएं, सामने वाला उससे ज़्यादा शातिर होता है। ये कैसे सीखते हैं, मतलब कैसे, हाउ डू दे एक्सपेरिमेंट कि कहाँ क्या क्लिक हो जाएगा? मतलब हमसे 4 कदम आगे, पुलिस से 4 कदम आगे चल रहे होते हैं, तो पूरा नेटवर्क, उस पर भी तो कुछ आपने स्टडी की होगी। देखिए, ये होता क्या है कि अगर हमारी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो साइबर लॉ बहुत कमज़ोर है। ठीक है, आप 1 करोड़ का भी वो करेंगे, वो भी ऑफेंस जो है वो बेलेबल हो जाता है। सेकेंडली, एक चीज़ को अवेयर करने में, जैसे OTP वाला है, उसकी अवेयरनेस हम लोगों ने कितने सालों से चला रखी है, 10-15 साल से उसी के ऊपर अवेयरनेस चला रहे हैं कि OTP शेयर मत करिए, या आपकी तिजोरी का एक चाबी है, तो आप ये सारी चीज़ें आप शेयर ना करें। अभी तक हम उसी बेसिक वाली चीज़ों पे पड़े हुए हैं। क्रिमिनल्स क्या करते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जैसे अभी हमने कहा कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, AI आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, वो फटाफट वहाँ से कोई लूप होल ढूंढ लेंगे कि हाँ ये लूप होल है, और उसी को वो टारगेट कर लेंगे। फिर उन्होंने लिंक्स वाले पे आ गए, जब लोगों को लगा कि नहीं यार लिंक्स पे भी क्लिक नहीं करना है, तो उन्होंने क्या किया, वो वेडिंग कार्ड्स भेजना शुरू कर दिया। किसी अननोन नंबर से आप पे इनविटेशन आ रहे हैं कि वेडिंग कार्ड्स, तो लोग उसे डाउनलोड करने लगे कि मतलब एक अगर देखा जाए तो 35+ जो है वो मैक्सिमम उसे डाउनलोड करके जरूर देखते हैं किसकी शादी का कार्ड आया है। जैसे डाउनलोड किया वैसे ही मालवेयर हमारे उसमें डाउनलोड हो गया। और ये सीजनल वाइज चलते हैं। IPL आएगा तो IPL से जो रिलेटेड रमी वगैरह गेम होते हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत बढ़ जाती है। उन्हें पता होता है कि हाँ आम इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। क्रिमिनल्स कभी भी हमें डायरेक्टली हैक नहीं करते हैं, वो हमेशा सबसे पहले हमारा माइंड हैक करेंगे। उन्हें हमारा पता होगा कि किस टाइम क्या है। दिवाली के टाइम पे शॉपिंग फ्रॉड्स बढ़ जाते हैं। इस तरीके से उन्हें एक एक चीज़ का पता होता है कि हाँ इस वक्त ये पर्सन ऐसे लिंक्स पे क्लिक करेगा ही करेगा। जैसे मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हमारे इमोशन से चलते हैं। जैसे बीच में एक तरह के किस्से मैं बहुत सुन रही थी कि जैसे बच्चे का जब कॉलेज का वक्त है उस समय पेरेंट्स को फ़ोन आना कि आपका बच्चा अरेस्ट हो गया है, थाने में है, उसके पास से ये मिला या वो मिला या उसने ये कर दिया। तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं, नहीं हम उसको बचा लेंगे, आपको इतने पैसे डिपॉजिट करने होंगे। तो ये सारा हमारा डू दे स्टडी आवर प्रोफाइल, या हम जो जितना हमारे डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन, शायद वो देखकर एक एक बंदे पर काम करते होंगे, तभी तो उनको पता होता होगा कि एक बच्चा है जो अभी कॉलेज गया है। जी, आज की डेट में हैकर्स के लिए R&D करना बहुत इजी हो गया है। अब जैसे हम फेसबुक खोलते हैं रैंडमली बहुत सारे, अगर आप नई आईडी बनाओगे, चाहे वो हैकर्स बनाए कोई आम इंसान बनाए, उसको बहुत सारे फ्रेंड सजेशन आने लगते हैं। जब फ्रेंड सजेशन आते हैं तो आप उन आईडीज़ पे जाके देखते हो। तो क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वो आईडीज़ को सबसे पहले टारगेट करते हैं जिनमें लॉक नहीं लगा होता, जो पब्लिक प्रोफाइल्स होती हैं, जो प्राइवेट नहीं होती हैं। उसके बाद वहाँ पर जाएंगे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आपके कॉलेज आ जाएगा कि आप अभी कहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या नहीं है। वहाँ से वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपका इंस्टाग्राम भी पब्लिक है तो उनके लिए बहुत इजी है ये पता लगाना कि आप एक रात पहले क्या आते हैं, आपकी स्टोरीज को मॉनिटर करेंगे। अब जैसे जो बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं उन प्रोफाइल्स का इन्होंने एक पूरा का पूरा बैंक बना रखा है, उस प्रोफाइल्स को वो स्टडी करते रहते हैं।
फिर वहाँ के टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जब बहुत बार टाइम गैप होता है 6 घंटे का, 7 घंटे का, कि यहाँ पे बज रहे हैं आपके 8, वहाँ पे बज रहे हैं आपके रात के 3, तो वो उस तरीके से मैनेज करेंगे कि हाँ जब इंडिया में रात को 3 बजेंगे तो उस अकॉर्डिंगली वहाँ पे कॉल करके बोल दिया जाएगा कि आपका बच्चा पकड़ लिया गया है ड्रग्स के केस में, उसके पास ड्रग्स बरामद हुआ है। और बच्चे को क्या होगा, जब वहाँ पे रात को 3 बज होंगे तो बच्चा फ़ोन उठाएगा नहीं, बहुत चांसेस हैं, क्योंकि बच्चों के फ़ोन साइलेंट पे होते हैं। तो वॉइस क्लोनिंग करना बहुत ईजी होता है उनके लिए। और नंबर ये यूज़ करते हैं वर्चुअल नंबर। वर्चुअल नंबर क्या होते हैं, आप इंडिया में बैठे बैठे कोई भी कंट्री का नंबर ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, जैसे वीपीएन कहते हैं हाँ जिसको। वीपीएन कहते हैं। उसी तरीके से आप वर्चुअल नंबर भी खरीद सकते हैं, और उसके लिए बस आपके फ़ोन में इंटरनेट ऑन होना ज़रूरी है। और मैं आपको कॉल करूँगी तो आपको सच में लगेगा ये कॉल कनाडा से आ रही है, यूएस से आ रही है। और ट्रू कॉलर से तो हम जानते हैं, आप अपना जो नाम लिखोगे वो नाम सामने वाले को शो करेगा, तो उन्हें पता है कि हाँ पेरेंट्स यहाँ पे पैनिक होंगे ही होंगे। जैसे मैं डेटा देख रही थी कि अमेरिका में सालाना 13 बिलियन का नुकसान है साइबर फ्रॉड से। ऑस्ट्रेलिया में भी, इफ़ आई एम करेक्ट, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेटा, बट शायद 3 बिलियन का है। हाँ जी। तो भारत में भी मतलब सम हजार करोड़ का जी हमारा लॉस है। बट जैसे आपने कहा कि हमारा साइबर लॉ वीक है होने का मतलब क्या होता है कि एक तो उस पर अपराध की सज़ा कम होगी जी, लेकिन अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग रिपोर्ट भी नहीं लिखाते। और ये भी होता है कि रिपोर्ट लिखाने के बावजूद, मेरे अपने जानने वाले कई लोग हैं कि पता होता है कि कौन से राज्य से ये ऑपरेट हुआ, लेकिन पकड़ती नहीं पुलिस। क्यों नहीं पकड़ती? अब सबसे बड़ा लूपहोल कहाँ आता है, जैसे हम लोग अभी नोएडा में बैठे हैं, मेरे साथ हुआ 6-7 हज़ार रुपये का फ्रॉड। ठीक है, मैंने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया, मेरे अकाउंट से 6,000 रुपये चले गए। मैं गई पुलिस स्टेशन, वहाँ से पता लगा ये गैंग केरला से ऑपरेट कर रही है। अब यहाँ की पुलिस को उन 6,000 के लिए या तो वो इंस्टेंटली फ्रीज हो जाए, अगर मैंने टाइमली कंप्लेन करवा ली एक सर्टेन टाइम के अंदर की, और मेरा लक अच्छा हुआ कि क्रिमिनल ने वो पैसा उसी अकाउंट में रखा हुआ है, तो वहाँ तो वो फ्रीज हो जाएगा। फिर बैंक से आपका प्रोसेस चालू होगा, आपको एनओसी दे के आपका पैसा वापस आ जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अमाउंट बहुत जल्दी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, तीसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता जाता है। अब यहाँ से अगर केरला में किसी पर्सन ने बैठे बैठे ये फ्रॉड मेरे साथ किया है, तो 6,000 रुपये के लिए नोएडा की पुलिस यहाँ से वहाँ नहीं जाएगी। Of course, और इसीलिए वो चीज़ क्या होती है, वो कंप्लेन में रजिस्टर रख के रह जाती है, लेकिन एफआईआर भी होना उसका बहुत मुश्किल होता है। तो ये सबसे बड़ा लूप है। इसके लिए गवर्नमेंट ये कर सकती है कि हम लोग तो कंप्लेन कराएं यहाँ पे, लेकिन एफआईआर रजिस्टर्ड वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे वो क्रिमिनल्स का नंबर एक्टिव दिखा रहा है, तभी वहाँ पे तत्काल कार्रवाई होगी। सो इस पे कुछ डिजिटली पुलिस सिस्टम को भी हमें, मुझे लगता है, वर्क करने की जरूरत है कि कंप्लेन कहीं भी लिखाओ, बट जिस राज्य का मैटर है उस राज्य की पुलिस एक्टिव हो जाए। एग्जैक्टली। लेकिन अभी क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने कहा, कई बार क्या होता है, ये लोग वीपीएन लगा देते हैं, सिर्फ वॉइस कॉलिंग कर रहे हैं, इंटरनेट कॉलिंग कर रहे हैं, आपको व्हाट्सएप कॉल कर लिया, एग्जैक्टली जो सिम है वो फर्जी नंबर पे रजिस्टर्ड हो रखी है। तो ये जो छोटे छोटे लूप होल्स है, जब तक ये फेक सिम बिकना बंद नहीं होंगी और ये केवाईसी वाला जो हमारा डाटा है वो पूरा सिक्योर नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें भी काम पे नहीं आएंगी। अभी हम एक चीज़ से निकलते नहीं है कि क्रिमिनल्स के पास वो दूसरी चीज़ रेडी होती है हमें टारगेट करने के लिए। अच्छा, एक ये भी सुनने को मिलता है कि आधार को भी हर जगह शेयर नहीं करना चाहिए जी। उसकी क्लोनिंग भी हो जाती है, उसका मिसयूज भी होता है। किस तरह से होता है, क्या होता है? एक एप्लीकेशन आता है एम-आधार, हम सबको अपने फ़ोन में वो डाउनलोड करके रखना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, जब हम होटल्स वगैरह जाते हैं तो हमारा आधार नंबर जो है वो मार्क्स कर देता है, लास्ट की 4 डिजिट ही दिखाता है। तो वो हमारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि आज की डेट में जितने भी हम लोगों के बैंक अकाउंट है, अभी आता है कि आप आधार कार्ड के थ्रू भी आप अपना पैसा निकाल सकते हो। 10,000 20,000 रुपीज़ तक का अमाउंट आप निकाल सकते हो। उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड चाहिए, बायोमेट्रिक चाहिए, और आपका जो बैंक है, चाहे आपका पीएनबी में अकाउंट हो, ये सारी चीज़ें, हाँ, तो वो एक डिटेल चाहिए। अब लोग सोचते हैं कि ये ईजी है, इसमें आधार कार्ड से क्या होगा, क्योंकि मेन चीज़ लोगों को लगती है जो हमारे बायोमेट्रिक्स हैं वो सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग अभी मॉल में जा रहे हैं, वहाँ पे मैक्सिमम लोगों के पास आज जितने भी हैं आईफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं कि वो ईएमआई पे ले। अब उस प्रोसेस में क्या होता है कि जब आपका स्कोर चेक होता है, सिविल स्कोर, तो आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं। तो जब वो बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं मॉल्स वगैरह, या जब आप नई सिम खरीदते हैं, तो उन बायोमेट्रिक्स को जो हम देते हैं, तो वो चांसेस होते हैं कि वहाँ से वो बायोमेट्रिक्स का डाटा मार्केट में लीक हो जाता है। अब जैसे मुझे सिम खरीदनी है,
बहुत सारे मॉल्स के बाहर बैठे होते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिम है, 1 महीने का आपको डाटा भी फ्री मिलेगा। अब हमने अनऑथराइज डीलर से वो ले लिया या अपना लोन करा लिया, तो हमने बायोमेट्रिक्स वहाँ पे दे दिया, वहाँ से वो बायोमेट्रिक्स का एक चैन बन गया डाटा। क्रिमिनल्स पहले देखते इसका बायोमेट्रिक्स आ गया, फिर वो हमारे आधार कार्ड डिटेल्स निकालने में लग जाते हैं, जो कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि वो डार्क वेब जैसी जगहों पे भी लीक हुए हुए मिलते हैं उन्हें। तो वो कनेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये अकाउंट डिटेल्स हो गई, ये बायोमेट्रिक्स हो गया, ये हो गया, और किसी भी गाँव वाले एरिया के पास जाके वो चीज़ें आपका करवा लिया जाता है। दे आर सुपर स्मार्ट। हाँ, दे आर वेरी स्मार्ट। तो जैसे अभी आपने कहा था कि बैंक से पैसे तुरंत निकल जाते हैं, मान लिया वो OTP हो या किसी जी। भी माध्यम से, लेकिन इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सपोज आप जैसे ही आपको पता चला कि आपका पैसा निकला, जी। तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बातें मैंने ये भी सुनी है कि अगर आपने OTP शेयर किया है तो बैंक आपका पैसा रिफंड नहीं करती है। जी। सो क्या स्टेप जब क्या तक होना? ह्यूमन एरर है, जब तक हमारी साइड से गलती है, तब तक चांसेस बहुत कम होते हैं कि बैंक रिफंड करे। अगर आपसे गलती हो भी जाती है तो सबसे पहले तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भागें। हम लोग ये सोचते हैं www.cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है, वहाँ पे कंप्लेन करनी है, लेकिन क्या होता है जैसे मेरे को निकला और एकदम क्लिक हुआ, कई बार हो जाता है ना कि एकदम पैसे कट गए, नहीं ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो एकदम पहले पुलिस स्टेशन जाओ, साइबर सेल वालों को बोलो, क्योंकि वो अकाउंट फ्रीज करेंगे। जितनी जल्दी हम सामने वाले का अकाउंट फ्रीज करवा पाएंगे, उतनी जल्दी हमारा पैसा जो है वो बचने के मतलब वापस आने के चांसेस हैं। फिर आप बैंक जाइए, बैंक में एप्लीकेशन दीजिए कि आपसे ये इस तरीके से आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। फिर 2-3 घंटे बाद जब आप ये प्रोसेस से फ्री हो जाएं, वैसे ही आप cybercrime.gov.in पे एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, वहाँ से आपको IO वगैरह ये सब अपॉइंट हो जाएंगे आपके नियरेस्ट थाने के, वहाँ से आपका केस प्रोसीजिंग शुरू होगा। बट इंडिया में अभी रिकवरी रेट्स बहुत कम है। होता क्या है ना कि बड़े अमाउंट्स होते हैं तो उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ये एक हार्ड कोर ट्रूथ है, बट यही है। तो इससे बचने के लिए मैं बहुत बार ये भी कहती हूँ कि घर में 2-3 अकाउंट सबके होते हैं, जैसे कुछ पापा का हो गया, मम्मी का हो गया, जिस अकाउंट में आपकी सारी सेविंग्स है ना, उस अकाउंट का आप ATM भी मत बनवाइए। मतलब हमें जो आजकल सब कुछ हो गया है कि ऑनलाइन हम अपने लैपटॉप से, फ़ोन से ऑपरेट करते हैं, जी। तो क्या हम ना करें अपने अकाउंट को? नहीं, हम कर सकते हैं, लेकिन एक अकाउंट ऐसा रखिए, कॉमन अकाउंट, जिसमें आपका एक मिनिमम बैलेंस पड़ा हो, 20,000 25,000, कि हाँ अगर गलती से ये किसी के चला भी गया तो हमारी फैमिली को कोई बड़ा सफ़र ना हो। लेकिन अगर उसमें आपकी सेविंग्स पड़ी है और एक लिंक की वजह से वो सारी चली गई, तो फिर वो झटका बहुत बड़ा इरिवर्सिबल होता है। बेसिकली क्या होता है, जब बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स भी निकल जाते हैं, अगर वो निकल गए और निकलने के बाद वो बहुत सारे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो गए, जैसे 60 लाख है, कई बार वो 60 लाख 600 अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और वो ट्रांसफ़र ना हो पाए, इसलिए सबसे पहले स्टेप यही होना चाहिए कि नियरेस्ट जाइए, वहाँ पे आप साइबर सेल में बोलिए कि इस अकाउंट में मुझसे गलती से ट्रांसफ़र हो गए, एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए, तो वो लोग फ्रीज़ कर देते हैं हैंड टू हैंड। उसके बाद आप वो प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट करवाइए। तो चांसेस आर लेस कि आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अवेयर रहें, अलर्ट रहें। इसीलिए 2 अकाउंट्स होने ज़रूरी हैं। जिस अकाउंट्स में आपकी सेविंग्स वगैरह हैं, उसको कहीं भी कनेक्ट मत करिए। अगर वो मम्मी का अकाउंट है तो उसका आधार से आप अपना जो भी आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन है वो ऑफ़ कर दीजिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कोई यूज़ नहीं कर पाएगा जब तक आप वहाँ जाके अपने बायोमेट्रिक्स को ऑन नहीं करेंगे। तो आप उस चीज़ में ना ATM बनवाएं ना कुछ बनवाएं। जो आपका एक कॉमन अकाउंट है जिसमें आपको सबके रिचार्ज करने हैं, गैस का बिल, बिजली का बिल पे करना है, बहुत सारी डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ है, उसमें एक मिनिमम बैलेंस रखिए। लेकिन है ना, अपनी सेविंग्स, फैमिली सेविंग्स वाला अकाउंट को बिल्कुल अलग रखिए। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि मतलब आपके फ़ोन को हैक कर लिया जाता है, अपने फ़ोन में आपने पासवर्ड रखा है, जीमेल हैक हो जाता है। मतलब अभी तक तो हम सिर्फ बैंक के फ्रॉड की बात कर रहे हैं, लेकिन कई और वर्टिकल्स हैं साइबर क्राइम के बेसिकली। हाँ जी। सो मतलब कुछ भी जो गूगल हमारी बात सुन रहा है, जीमेल हैक हो जाता है, क्या जीमेल भी हैक हो सकता है? जीमेल हैक हो जाता है। क्या होता है, अगर आप अभी सर्च करेंगे 2024 में जीमेल के पासवर्ड्स लीक हुए हैं। ये बहुत अलग सी बात है। जब जब भारत में कोई बड़े इलेक्शंस होते हैं, या तो गूगल वालों की साइड से या फेसबुक वालों की साइड से, आपका पासवर्ड कहीं ना कहीं से लीक हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि हमें पासवर्ड जल्दी जल्दी क्यों बदलना चाहिए हर 2-3 महीने में, क्योंकि चांसेस होते हैं कि पुराने पासवर्ड्स अगर लीक हो रखे हैं, अब जैसे जिन लोगों ने पासवर्ड जीमेल का 2024 से चेंज नहीं करा है, तो वो बहुत सारे बिलियंस ऑफ पासवर्ड जो हैं वो डार्क वेब पे पड़े हुए हैं, वहाँ से क्रिमिनल खरीदते हैं। जिन लोगों ने चेंज नहीं करे होंगे उनका एक्सेस लॉगिन हो जाता है डायरेक्टली।
इसी तरीके से फेसबुक के पासवर्ड जो हैं वो लीक होते रहते हैं, इसीलिए हर एक टाइम पीरियड में 3 मंथ में आपको वो चेंज करना ही चाहिए। अच्छा, जैसे अगर मैं चाहूँ तो क्या आपके फ़ोन में अभी मैं कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकती हूँ, मैलवेयर जी। इंस्टॉल कर सकती हूँ, जिसके बारे में आपको ना पता हो? इज़ इट बहुत पॉसिबल? या अगर आप मुझे जानती हैं, हुँ, आप मुझे कोई भी लिंक भेजेंगी, जैसे अभी हम पॉडकास्ट ही शुरू कर रहे हैं, हुँ, तो हो सकता है वो पॉडकास्ट के पीछे आप एक मालवेयर बना के भेज दें, हुँ, ठीक है? इस तरीके से मतलब जान-पहचान वालों का थोड़ा होता है। जो अभी आपने देखा होगा फेसबुक पे बहुत सारे लोगों का फेक आईडी बना, तो उसके बाद मैसेजेस आते थे कि हमें थोड़ा पैसा डाल दीजिए, ये तो बहुत हुआ। या उनका आईडी हैक ये हो जाता हमारे था। साथ भी हुआ, हेल्प मी लोग हुँ। बोलते हैं। या आपका रियल आईडी भी हैक हो जाता है। हुँ, या इस तरह के केसेस भी आते हैं कि इंस्टाग्राम पे आपने मुझे एक वो भेजा कि मेरी ये वीडियो ट्रेंड करवानी है, हुँ, इस वीडियो को आप लाइक करो और शेयर करो, मैंने इस कॉम्पिटिशन में भाग लिया है। हुँ, अब मैंने जैसे ही वो लिंक खोला, उसने क्या हुआ, मेरे क्रेडेंशियल्स मांग लिए। अगर मुझे आपको वोट करना है तो मुझे अपना इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड जाके दूसरे पेज पे लॉगिन करना पड़ेगा। हुँ। अब वो पेज था फिशिंग पेज, जैसे ही मैंने वहाँ पे डाले वैसे ही बाईपास होके मेरा इंस्टाग्राम जो है वो हैक हो गया। तो करें तो क्या करें कामाक्षी जी? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब अगर हर चीज़ हैक हो सकता है, जी, पहले कहते थे आईफ़ोन सेफ़ है, एंड्रॉयड जी, से बेहतर है, तो आईफ़ोन की भी खबरें सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल। सो मतलब यू आर ऑलवेज़ एट रिस्क स्वॉट्स एंड पे आप आपने हमेशा पिगेसिस के बारे में सुना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल वो रशिया सबसे वाला। हाँ जी, वो हुँ, सबसे पहले आईफ़ोन के लिए ही बनाया गया था। हुँ, उसमें जो लूपहोल था वो सबसे पहले आईफ़ोन के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। हुँ, तो आज की डेट में सेफ देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। जितना ज़्यादा आप अवेयर हो, उतना ज़्यादा आप खुद को एक तरह से डिजिटली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हुँ, हुँ, फाइनेंशियली तो हमने देख ही लिया कि फाइनेंशियली प्रोटेक्ट होना, एक सेपरेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है फैमिली में। हुँ, लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि लोगों का आज की डेट में अगर किसी को किसी की पर्सनल लाइफ़ ओवर करनी है, हुँ, तो उसमें लोग क्या करते हैं, पहले होता था कि घर-घर जा रहे हैं, कुछ अफ़वाह फैल रही है एक कॉमन एरिया में, नहीं। आज की डेट में लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन जाएँगे, बुलिंग करेंगे, आपके बारे में आपकी फ़ेक आईडी बना देंगे, हुँ, हुँ, आपका आइडेंटिटी थेफ्ट कर लेंगे। हुँ, हुँ, वो जाएँगे, आपसे रिलेटेड एक फ़ेक आईडी बनाई, उसमें गलत-गलत कमेंट्स आने लगेंगे। हुँ, हुँ, या फिर अगर आपको उन्हें किसी तरीके से मेंटली हैरेस करना है, क्या करेंगे, एक फ़ेक आईडी बनाया, आपसे दोस्ती करी, दोस्ती करने के बाद 3-4 महीने का बहुत अच्छे से ये लोग एक टाइम लेते हैं। जो मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, हुँ, हुँ, वो क्यों हो रहे हैं? लड़कियां यहाँ बैठी हैं, उन्हें यूएस से रिश्ता आ रहा है मैट्रिमोनियल साइट का, फिर वही जो अभी हमने बात करी थी, आपका फेक नंबर्स ले लिए इंटरनेशनल वाले, हुँ। वहाँ से वो कॉल कर दिया, एआई के थ्रू फर्जी आईडी कार्ड, सारी चीज़ें बन गई। हनी ट्रैपिंग जिसको हाँ, कहते सब बन गया और फिर उसमें फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई हैं। कि हाँ, लड़का अच्छा है, ये सारी चीज़ें, वीडियो कॉल पे बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और बाद में वो लड़का बोलते है कि मैं इंडिया आ रहा हूँ। इंडिया आके उसे यहाँ पे कोई कस्टम वाला पकड़ लेता है हुँ, कि ये तो इतने सारे गिफ्ट्स लाए हैं, ये गोल्ड लाए हैं, ये डायमंड्स लाए हैं, ये सारी चीज़ें लाए हैं। अब ये क्या होता है, जब ये पकड़ते हैं ना, अगर लड़की चंडीगढ़ की है तो दिल्ली में पकड़ा जाएगा, लड़की दिल्ली की है तो वो लड़का मुंबई में उसकी फ़्लाइट लैंड करेगी, और वो भी रात को 1-1:30 बजे के करीब, हुँ। कि आपके जो होने वाले दामाद हैं वो आए हैं, ये सारी चीज़ें लाए हैं, अगर आपने 1 घंटे में इतना पैसा दे के ये कस्टम नहीं ड्यूटी पे छुड़ाया नहीं तो करी, हाँ। तो इनको परमानेंट जेल हो जाएगी, फिर लंबे हुँ, केसेस चलेंगे, तो फैमिली इमोशनली वहाँ पे वनरेबल होती है। हुँ, तो वो हुँ। पैसे जो है वो बहुत ज़्यादा ले देते हैं, 50-50 लाख, 60-60 लाख, ऐसे भी केसेस आए हैं। वो सुबह तक का वेट ही नहीं करते हैं। नहीं, अभी कल परसों की खबर मैं देख रही थी कि मेजर, कर्नल इस रैंक के जो ऑफिसर्स जी, होते हैं, वो भी मतलब मोर देन 1 करोड़, सवा करोड़ के करीब उन्होंने गँवाया इसी में डिजिटल अरेस्ट में। जी। मतलब इतना प्रचार-प्रसार सब हो रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, फिर भी गलती हो ही जाती है। आज की दुनिया हुँ, में आप माने ना माने, जब से ये ऑनलाइन वर्ल्ड आया, हमें लगता है हम अपने दोस्तों से बहुत कनेक्टेड हैं, हुँ, बट रियल लाइफ में ना लोग बहुत अकेला फील करते हैं। हुँ, अब ये सिर्फ यहीं का केस नहीं है, अगर हम देखें, जो हमारे बॉर्डर्स पे जवान होते हैं, जो आर्मी वगैरह वाले होते हैं, हुँ, अब तो उनको भी साइबर अवेयरनेस की ट्रेनिंग बहुत दी जाती है, क्योंकि हुँ, बहुत बार क्या होता है कि वो लोग अकेले रहते हैं, हुँ, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, फिर वहाँ से वो चैटिंग शुरू हो जाती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक होने के कारण एक हुँ। बड़ा अटैक हुआ है। हनी ट्रैपिंग करते हैं हाँ, हनी जिसे। ट्रैपिंग हुआ है, उनका फ़ोन हैक हो गया है, हुँ, जिसकी वज़ह से पूरा का पूरा मिशन खतरे में पड़ा है। हुँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारा इमोशनल वल्नरेबिलिटी इस डिजिटल वर्ल्ड में बहुत हाई लेवल पे है। जो आप इमोशंस की बात कर रही हैं, इसका जीता जागता उदाहरण ये गाज़ियाबाद का ये किस्सा है जो 3 बहनों वाला। जो 3 बहनों वाले, वो हाँ, एक कोरियन वर्ल्ड में चली गई हाँ, थी।
बट ये बहुत ही एक ऐसा सपने सरीखा जान पड़ता है कि मतलब ऐसा भी होता है कि दे स्टार्ट लिविंग इन अ पैरेलल वर्ल्ड। जी, एक्चुअली हमारे बड़े कहते हैं कि हम ज़्यादातर उन लोगों का मिक्सचर होते हैं जिन लोगों से हम सराउंडेड होते हैं। बहुत बड़े बड़ी नॉवेल्स में भी ये लिखा है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप 5 अमीर लोगों के बीच में रहिए। अगर आप उनके साथ उठेंगे बैठेंगे तो आप जल्दी अमीर होंगे, आपका माइंड वैसे काम करना शुरू होगा। और आज की डेट में क्या है, ये जो स्कूल के इश्यूज हैं कि हमें होमवर्क भी ऑनलाइन देना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, ग्रुप बन गए हैं, छोटी छोटी क्लास के 4th 5th क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं, वहीं सारा अपडेशन आ रहा है। तो बच्चों को मोबाइल देना कोविड के बाद से एक नेसेसिटी हो गया। अब वो मोबाइल पेरेंट्स ने दे दिया, मदर और फादर दोनों वर्किंग है, पेरेंट इन कंट्रोल एप्लीकेशंस के बारे में वो लोग अवेयर ही नहीं है कि उनको ये एप्लीकेशंस फ़ोन में डाउनलोड करनी चाहिए जो बच्चे की हर एक्टिविटी पे ट्रैक रख सके। जो आप दिन में जब भी आप फ्री हो आप चेक कर सकते हो कि बच्चे ने पूरे पूरे दिन कहाँ कहाँ विजिट किया है। अब वो क्या हुआ, वो कोई सीरीज़ देखने लगी पूरे पूरे दिन, तो उनका माइंड वैसे काम करने लगा, उन्हें लगा नहीं इंडिया कैसी जगह है, ये है वो है। तो बच्चे सबसे ज़्यादा वनरेबल होते हैं। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है बुरी संगत में मत बैठो, अच्छे दोस्त बनाओ, क्योंकि उनको पता नहीं होता है, वो जिस चीज़ में रहेंगे वो वही चीज़ ग्रैब करने लगेंगे। जैसे इंडिया पे तो इस पे लॉ लाने की भी बात चल रही है कि बच्चों को फ़ोन एक सर्टेन एज के नीचे ना दिया जाए, जैसे कई देशों में ये ऑलरेडी लागू कर दिया गया है। आप क्या सोचती हैं कि कितने उम्र से नीचे के बच्चों को बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो टू फोन्स? 17, बिलो 17 आपको देना ही नहीं चाहिए। क्या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम डीएम से भी लोग कहते हैं कि फ़ोन हैक हो जाता है? जी, व्हाट्सएप के बारे में बहुत कंट्रोवर्सीज रही बीच में। एग्जैक्टली। कितना सही है ये? व्हाट्सएप में बीच में क्या होता था कि बहुत सारे OTPs जो हैं, जैसे आज की डेट में अगर आप मिंत्रा पे लॉग इन कर रहे हो, बहुत सारी एप्लीकेशंस पे लॉग इन कर रहे हो, तो OTP का 2-3 ऑप्शन होते हैं। या तो आप कॉल के थ्रू मंगवा सकते हो या आप मैसेजेस के थ्रू मंगा सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस पे भी आ जाते हैं। तो वो वाली चीज़ें हैं। व्हाट्सएप में क्या है, आप अपने लैपटॉप में चला रहे हैं, आपने वहाँ पे लॉगिन छोड़ दिया, बाद में एक्सेसिबल हो गया तो चला गया। फिर एप्लीकेशन जैसे आपने कहा जीमेल हैक हो गया, तो जीमेल पे भी बहुत बार हमारे व्हाट्सएप रिकवरी कोड्स वहाँ पे आते हैं। तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अब इंडिया की मैम सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, हमारे पास 2 तरह के फ़ोन हैं, एप्पल और आपका एंड्रॉयड। अब हम एंड्रॉयड तब तक रन नहीं कर सकते जब तक हमारे उस फ़ोन में जीमेल ना हो। जीमेल बनाया किसने है? गूगल। सारा एक्सेस USA के पास है। अब जो एप्पल वाले हैं, जो भी हमारी आईडीज़ वगैरह होती हैं वो भी वहीं से रन हो रही हैं। हमारे पास अपना कुछ है ही नहीं। जब तक हमारा प्ले स्टोर में एप्लीकेशन ही नहीं चलेगा, जब तक हमने दोनों की आईडीज़ नहीं बनाई होगी। सो नाउ आई गेट इट। चाइना ने क्यों पूरा बैन किया हुआ है कि वहाँ जाओ तो कुछ चलेगा ही नहीं। एग्जैक्टली। ये सारी चीज़ें तो वहीं की है ना। हम कितना भी डिजिटल इंडिया करें, लेकिन कोड तो वहीं का है ना। अगर आपका जीमेल हैक हो गया ना, तो फिर आप समझ लीजिए आपकी सारी डिटेल्स हैक हैं। अगर आपका जीमेल हैक हो गया, आपको हर चीज़ बदलनी पड़ेगी, बैंकिंग पासवर्ड, सोशल मीडिया पासवर्ड्स, डेली एप्लीकेशन, ब्लिंकिट, ये सारे पासवर्ड्स, क्योंकि हम गूगल प्ले स्टोर के बिना कुछ डाउनलोड ही नहीं कर सकते। जब तक हम एप्पल में ऐप स्टोर के साथ, जब तक iCloud ID नहीं बनेगी, तब तक वहाँ पे भी कुछ डाउनलोड और इंस्टाग्राम डीएम सब वही। इंस्टाग्राम डीएम में तो मैंने बताया उसमें तरीका होता है। अगर आपका एक तरीके से जीमेल हैक हो रखा है, इंस्टाग्राम का जब आप पासवर्ड चेंज करने जाएंगे तो हमेशा लिंक आता है, वो लिंक भी जीमेल पे आ रहा है। तो हमारे पास तो हमारा कुछ है ही नहीं ना। मतलब हम पूरी तरह से सराउंडेड हैं, पूरी तरह से घिरे हुए हैं, डिपेंडेंट हैं। इंडियन एप्लीकेशंस को भी डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे ही जाना पड़ेगा, जीमेल ID ही चाहिए, कुछ हमारे पास अपना नहीं है अभी। अच्छा, और ये भी खबरों में आता है कि जैसे किसी के साथ कोई फ्रॉड हुआ, वो बंदा कहीं और बैठा है, किसी और देश में, इजराइल बैठा है, रशिया बैठा है, यूक्रेन बैठा है, कहीं भी। हाँ, सो वो दूर बैठा व्यक्ति, मतलब कैसे ये नेटवर्क काम करता है कि इंटरनेशनली ये पूरा कैसे वर्क करता है? इंटरनेशनली क्या होता है, इन लोगों ने गैंग्स बना रखे। आपने जामताड़ा देखी होगी, उन पे क्या आता था, उन पे फ़ोन नंबर्स आते थे, उनको अकाउंट्स दे दिए जाते थे कि इस अकाउंट्स में पैसा मंगाना है, उनको पूरी लिस्ट दे दी जाती थी। उनको परसेंटेज वाइज हायर किया जाता था कि अगर तुमने 1% से इतना पैसा निकलवा लिया तो 30% तुम्हारा, बाकी उस अकाउंट को उस अकाउंट में। बेखौफ होके वो लोग काम करते हैं। अब ये देखिए आप कि जब से इंटरनेट आया है हमारी दूरियां मिट गई हैं, तो यही क्रिमिनल्स के साथ हुआ है।
उन्हें ये पता है कि उन्हें सारे लूप होल्स पता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट आने में रिस्क है। जो ये बड़ा पैसा ट्रांसफ़र होता है वो ज़्यादातर देखा जाता है वो कंट्रीज़ में घुमा हुआ है। कोई कहीं भी बैठ के कहीं भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये सुविधा है, लेकिन क्रिमिनल्स ने इसे ही अपना हथियार बना लिया। और ख़ास तौर से वो बॉर्डर एरिया को चुनते हैं, मुझे लगता है, ताकि वो इंटर स्टेट के कारण उनको दिक्कत हो। हाँ, वो पैसा पूरा आपका हवाला से घूम के आएगा। यहाँ से दुबई जाएगा, दुबई से इराक जाएगा, फिर बॉर्डर्स पे क्रॉस करेगा, इस तरीके से पूरा हवाला ग्रुप गैंग काम करता है उसमें। तो आप तो जैसे कामाक्षी जी लगातार इस पर काम कर रही हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए आप वर्कशॉप्स करती हैं, उनके साथ जुड़ी हैं। जी, यहाँ तक कि आपने देश में मतलब 50,000 पुलिसमैन को आपने ट्रेनिंग भी दी है। जी। तो जब आप पुलिस से इंटरेक्ट करती हैं, सो उनका डिजिटल अवेयरनेस आपको किस स्तर का दिखाई देता है? मतलब ये तो एक चैलेंजिंग होता होगा उनके। जी, जो पुलिस के साथ दिक्कतें आ रही हैं वो टेक्नोलॉजी वाइज टैकल करना उन्हें मुश्किल हो रहा है। वो अवेयर तो हैं, पर दिक्कत क्या है, जैसे वीपीएन क्रैक होना थोड़ा समस्या वाली बात है। और आज के डेट में बच्चा वीपीएन यूज़ कर रहा है, तो ऐसा नहीं है क्रैक नहीं होगा, पर वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब वही बात है, डिजिटल वर्ल्ड इतना तेज है कि अगर एक केस को 2 दिन लगने चाहिए तो वहाँ 2 महीने लग गए, तो तब तक वो अकाउंट भी गायब, वो पर्सन भी गायब, वो सिम भी बंद, वो फ़ोन भी बंद, सब कुछ बंद। तो एक तो ये चैलेंज बहुत बड़ा है उनके लिए। सेकेंडली क्या है, जो चीज़ से हम परेशान हैं लॉ की वजह से, उतना वो भी परेशान है। कई बार क्रिमिनल्स की उनको एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन पता होती है, पर परमिशन नहीं मिल पाती। अब वो अपनी जेब से लगा के 70-80 किलोमीटर भी ट्रैवल नहीं करेंगे, ठीक है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है ये है कि उनकी पोस्टिंग ना कांस्टेंट नहीं होती है। आज जो साइबर सेल में बैठे हैं, वो कल को उनकी ड्यूटी फील्ड में हो जाएगी, परसों उनकी ड्यूटी कहीं और लग जाएगी, तो वो जो ड्यूटी का चेंज होता रहता है। उस वजह से क्या होता है, जो आज की डेट में 2 साल पहले साइबर में बैठे थे, अब 2 साल से वो फील्ड पे हैं, तो उनका गैप बहुत बड़ा आ जाता है। 2 साल में पूरे के पूरे क्राइम का पैटर्न बदल जाता है, उनका प्रोसीजर बदल जाता है, ट्रैकिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब बदल जाती है, नए टूल्स आ जाते हैं, तो वो गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है। सो एआई जो है, जिसको हम इतना फ्रेंडली मान रहे हैं कि हमारे सारे काम भी कर दे रहा है, एआई और डीप फेक एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इसमें किसको मानती हैं आप, इन सब चीज़ों में? क्या जैसे एआई के ज़रिए तो मॉर्फिंग भी हो जा रही है, ब्लैकमेलिंग भी हो रही है, सो सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है? एआई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इतना ज़्यादा कि हमारे देश में रोज़ कितनी जानें ले रहा है हमें नहीं पता। अब आप देखेंगे सुसाइड केस में एक रैपिड राइज आया है 15 से 16% का। वो किस लिए आया है? अभी एआई इज रिस्पॉन्सिबल। एआई इज रिस्पॉन्सिबल। हाउ? होता क्या है, राजस्थान का एक केस आया था मेरे पास। राजस्थान में एक कॉलेज की बच्ची थी, उनका फ़ोन आया कि दीदी मेरा ना एक एक्स बॉयफ्रेंड था, मैं उनसे सिर्फ 2 बार मिली थी, और मिली पब्लिक प्लेस में थी। तो एक होता है ना नॉर्मल सेल्फी लेना, उस तरह से उन्होंने सेल्फी लिया था, और ये सेल्फी भी हवा महल के आसपास कहीं लिया गया था। अब एआई के थ्रू जब उस लड़की को लगा कि नहीं ये पर्सन सही नहीं है या जो भी है, उसने मना कर दिया। उस लड़के ने एआई की हेल्प से कुछ सिंपल कमांड्स ही दे के, कोई मेजर टेक्निकल वर्क ना करके, ऐसी ऐसी फोटोज जनरेट करी जो कि मुझे खुद टूल्स पे जाके चेक करनी पड़ी कि ये असली है या नकली है। they are so real. They look real. और ये तो ठीक है, हम लोग फिर भी समझ गए, लेकिन वो जो लड़की है वो पढ़ने आई थी हॉस्टल में किसी गांव से, अलवर के, और उस गांव में वो फोटोज वायरल हो चुकी थी। और मुझे 3 घंटे बाद पता लगता है उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। 3 घंटे का टाइम भी नहीं था हमारे पास, क्योंकि वो फोटोज जब इस हद तक वायरल हुई है। और बहुत बार अभी ऐसा है कि इंडिया का सिर्फ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो थोड़े आगे गए हैं, और उसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि हम सब आगे चले गए हैं। अगर आज की डेट में आप ये बात करोगे, आप मेरी मम्मी से बात करोगे, तो उनका भी वो रहता है कि ये मैसेज 10 जनों को भेज दो तो दिन अच्छा चला जाएगा। वो वाले मैसेजों पे बिलीव करते हैं आज की डेट में, ठीक है। हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें देखते रहते हैं, अच्छा शिव जी पे ये चढ़ा तो तेरा काम जल्दी से बन जाएगा। अब समझ रहे हो, तो जिस हिसाब से मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, ये सारी चीज़ें हैं जो ये लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स, तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा उस लड़की के लिए है हुई थी। मतलब ऐसी फ़ोटोज़ आएगी
जिसको हम लोग नहीं पहचान पा रहे नेकटाई से, तो वो लोग कैसे पहचानेंगे? और अगर उन्होंने पहचान भी ली तो वो लोग विश्वास कैसे करेंगे? अपने आसपास के सोसाइटी वालों को कैसे समझाएंगे? कौन सा ऐसा केस था अभी तक के आपके करियर में कामाक्षी जी जिसने आपको बिल्कुल शॉक्ट कर दिया हो, पेचीदा हो, समझ ना आ रहा हो? कि क्योंकि इस तरह के केसेस तो रोज़ाना आ रहे हैं, आप रोज़ाना इस पर तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ आप काम कर रही हैं, तो कौन सा ऐसा केस जिसने आपको घुमा दिया हो बिल्कुल? इसमें ATS के साथ मैं वर्क कर रही थी और ये केस था हमारे जम्मू का। उसमें दिक्कत ये थी, जो टेररिस्ट ग्रुप है वो चैट, हमने सब कुछ छान मारा कि वो कौन से कौन सा गेटवे है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, किस चीज़ से वो बात कर रहे हैं। वो लोग चैट कर रहे थे एक गेमिंग एप्लीकेशन के ऊपर, और गेमिंग एप्लीकेशन पे भी उन्होंने सोच रखा था कि इस लेवल पे आके इसी गेम में तभी चैट करेंगे, ये टाइम पीरियड था। तो मतलब आप ये सोच रहे हो, पूरे 2-3 महीने बेकार गए। हमने सब कुछ छान मारा, जितने भी वहाँ पे साइबर एक्सपर्ट्स वगैरह थे, और बाद में पता लगा कि ये गेमिंग एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं। और वो कितनी खतरनाक हो सकती है कि उसमें 2 तो टेररिस्ट थे और 2 बच्चे जो इन्वॉल्व थे वो वहाँ के आर्मी स्कूल्स के बच्चे थे, आर्मी ऑफिसर्स के। अब सोचिए, जो आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे जिनकी वहाँ पोस्टिंग हो रखी है, वो अपनी फैमिली को लेके गए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे सारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स सुनी जा रही है। अब गेमिंग एप्लीकेशन में आपने देखा है बच्चे वॉइस से कनेक्ट करते हैं, तो घर में जो बातें हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है, वो भी आवाज़ वहाँ पे जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा शौक था कि आधे सीक्रेट्स जो हैं वो बच्चों के थ्रू ही लिए जा रहे थे, और गेमिंग एप्लीकेशन के थ्रू। और एलेक्सा बहुत डेंजरस है। हम जैसे जैसे इसमें डीप में जाएंगे ना, मतलब मुझे तो मैं हर सवाल को सोच रही हूँ कि आखिरी रखती हूँ, क्योंकि हमें बहुत लंबा नहीं करें। जी। लेकिन इसके मतलब ये टॉपिक ही ऐसा है जो कि ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हैं। हम सब लोग क्या सोच रहे हैं कि AI आ रहा है, रोबोट आ रहा है, ये सारी चीज़ें, बट इनडायरेक्टली देखा जाए तो हम सब भी तो एक रोबोट की तरह बनते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। आज की डेट में बच्चों को 2 नंबर याद नहीं हो रहे हैं, हर चीज़ के लिए हमने डिपेंडेंसी सीख ली है। बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल इतना ख़राब क्यों है? पहले बच्चा सुबह उठता था, उनकी मदर बोलती थी कि दूध ले आओ, तो वो जाता था वहाँ, उसे 10 चीज़ें रोड पे दिखती थी कि क्या है, फिर 1-2 सामान और लेके आता तो थोड़ी बार्गेनिंग स्किल्स डेवलप होती थी। अब क्या, फटाफट ब्लिंकिट करा, जेप्टो करा, घर आ गया। तो बच्चा ना तो किसी से नॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर पा रहे, ना उसकी फ्रेंडशिप किसी से इतनी अच्छी हो पा रही है। आउटडोर गेम्स जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं बच्चों के, और इंटरनल जो ये डिजिटल वर्ल्ड में उसमें खो गया है। और डिजिटल दुनिया हमारी ऐसी दुनिया है ना कि अगर इस पे इम्पैक्ट आता है तो आपकी असली ज़िंदगी पूरी की पूरी बर्बाद हो सकती है। डेफिनेटली। क्योंकि हम लोग अगर ये सोचे कि हम अवेयर हैं, हमें पता है कि क्या AI है क्या नहीं है, आप आज की डेट में अपने फादर मदर को ही कन्विंस नहीं कर पाओगे कि ये AI है ये नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो बहुत नया टर्म है। और अगर एक बार रिस्पेक्ट उस वर्ल्ड में चली गई तो इस वर्ल्ड में भी बहुत मुश्किल हो जाती है संभालनी। फेक न्यूज़ की वजह से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो अप और डाउन होते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, बहुत जगह दंगे फसाद हो जाते हैं। और इन सारी चीज़ों को सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो इलेक्शंस के टाइम पर बहुत किया जाता है। किसी को टिकट नहीं दिलवानी, उसकी कोई वीडियो वायरल कर दो, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। वो आधे लोगों को पता भी नहीं होता वीडियो सही है नहीं है। इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, देखा जाए तो सबकी कुछ कोई ना कोई वीडियो ऐसे एडिट हो रखी है जो चीज़ उन्होंने बोली भी नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स यहाँ से उठा लिए, कुछ वहाँ से उठा लिए, कुछ वहाँ से उठा लिए। और इसमें हम क्या, हमारे देश के PM भी नहीं बच पाते हैं। उनका भी कभी किसी ना किसी के साथ कोई वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ हो रहा है, एनिमेशन वीडियो बन रखा है, कई बार तो समझ में नहीं आता है। इसका उपाय, एक ही उपाय, फाइनल उत्तर दीजिए आप। इसका उपाय एक तो अवेयरनेस है, फिर बहुत सारे हमें लॉज में चेंजेस करने पड़ेंगे, पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, पब्लिक को फ्रेंडली करना पड़ेगा कि AI को हम यूज़ करें, AI हमें ना चलाएं। हाँ। हमारे माइंडसेट में क्या चल रहा है आज की डेट में, जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में सेमिनार में जाती हूँ तो बच्चे अपनी प्रॉब्लम आजकल AI से डिस्कस करते हैं। ऐसे बहुत किस्से हुए। मैं अपने कजन्स की अगर रेगुलर फ़ोन चेक करूँ ना तो उन्होंने AI से पता नहीं क्या क्या चैट कर रखी होती है, और वो फिर देख के दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है कि हो क्या रहा है। अब कल को अगर US को इंडिया की हालत बिगाड़नी होगी, उसे वहाँ से तो एक एल्गोरिथम में थोड़ा सा ही तो चेंज करना है, यहाँ के पूरे बच्चों की लाइफ ख़राब कर सकते हैं वो। इतनी डिपेंडेंसी हो गई है। और हम कह रहे हैं मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया,
जब तक ये डिपेंडेंसी उन लोगों को इतना तो हमें स्ट्रांगली खड़ा करना पड़ेगा कि उन्हें बताना हो कि ये टेक्नोलॉजी है, इसे यूज़ करना है, इसके थ्रू यूज़ नहीं होना है। आपकी बायोपिक भी बन रही है, जी। एक फिल्म। अभी हम ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे जी। क्योंकि वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू जी। डिस्क्लोज इट, लेकिन आपकी ज़िंदगी पर जो कहानी बने उसमें आप अपने किरदार में किसको देखना चाहेंगी? श्रद्धा कपूर, जानवी कपूर, ऐसे 2-3 एक्ट्रेस हैं जिन्हें मैं चाहती हूँ जो मेरा रोल प्ले करे। और बायोपिक जो है वो दीपक मुकुट सर, सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट, जिन्होंने धाकड़, जीनियस, सनम तेरी कसम जैसी मूवीज़ बनाई हैं, तो वो मेरी मूवी को बायोपिक को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी लकी कि एक बायोपिक मेरा सपना बचपन से था। मैं मेरा 12th क्लास कंप्लीट हुआ था, मैंने मम्मी को बोल दिया था, मम्मी एक दिन मेरी लाइफ के ऊपर पिक्चर तो जरूर बनेगी। मैनिफेस्टेशन कहते हैं इसको। एग्जैक्टली। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। तो इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अपने सवाल के ज़रिए कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिखिए। बहुत कुछ और सवाल जो आपके जहन में है पूछ सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही, फिर जुड़ूंगी। नमस्कार।